नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्टार्ट किए थे पॉलिटी और पॉलिटी में हमने राज्यसभा को कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। दोस्तों, लोकसभा की सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने कहा लोकसभा, तो लोकसभा होता क्या है? तो लोकसभा की बात जो हुई है दोस्तों, वो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात हुई है। किस अनुच्छेद में हुई दोस्तों? तो आर्टिकल 81 जो है 81 जो है आपका लोकसभा की बात करता है। उसमें बात क्या करता है कि लोकसभा को हम क्या कहते हैं, निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का 2-3 नाम है दोस्तों, लोकसभा, निम्न सदन या निचला सदन भी कहा जाता है। दोस्तों, जो लोकसभा में होते हैं, जो सदस्य बैठे होते हैं, वो पूरे देश का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं वो केवल राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, वह पूरे भारत देश का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं लोकसभा की संरचना की। तो लोकसभा की जब संरचना की बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 252 सीटें हैं लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, अब 252 सीट हैं, लेकिन स्टेट से कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश से कितनी है और कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो अलग विषय है दोस्तों। चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि स्टेट में कितनी है। तो हम जानते हैं कि 530 जो है वो क्या है दोस्तों, स्टेट से सीटें हैं। 20 जो हैं वह यूनियन टेरिटरी से हैं, जो कि 3 में हैं। कौन कौन? तो दिल्ली, पांडुचेरी और दोस्तों एक आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, इनको मिलाकर 20 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर तो अभी बना हुआ है, अभी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, तभी 20 सीटें हैं। और 2 जो होते हैं दोस्तों वो मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो मनोनयन जो होता है दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमने बात की राष्ट्रपति के द्वारा। किसका मनोनयन होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों नॉमिनेटेड। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉमिनेटेड। जो चुन के आते हैं उनको बोलते हैं इलेक्टेड, और जो नियुक्त होते हैं उनको बोला जाता है क्या दोस्तों? नॉमिनेटेड। ठीक है, अच्छा नॉमिनेटेड कौन होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय को। एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है। अब बात आती है कि एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन क्या होता है बताइए? एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन वो होते हैं, वो विदेशी जो होते हैं, वो विदेशी जो आकर के क्या हुए, यहाँ पे भारत में बस गए और भारत में बसने के बाद यहाँ पे के लोगों से क्या किया, उन्होंने विवाह संबंध स्थापित करके भारत में रहने लगे। तो सरकार के द्वारा उनके लिए भी कोई प्रतिनिधित्व होगा, उनका विकास कौन कराएगा? तो उनके लिए भी 2 सदस्यों को रखा जाता है कि उनके तरफ से 2 सदस्य लोकसभा में रहेंगे, जो उनके विकास के कार्य के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं वर्तमान से कि वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है। तो 530 नहीं है दोस्तों, ये कितनी है? 545 है। ठीक है दोस्तों, ये 545 टोटल सीटें हैं, जिसमें से हमने बताया आपको कि 530 स्टेट से, लेकिन हमने बताया था 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, लेकिन होता तो 45 पे, तो 13 जो हैं सीटें वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश से हैं। ठीक है दोस्तों, और 2 मनोनयन होता है, तो टोटल जोड़ देंगे आप तो 545 सीटें हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी, क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि लोकसभा को क्या कभी भंग किया जा सकता है? जी हाँ, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। हमने बात किया था दोस्तों कि राज्यसभा जो होता है वह स्थायी सदन होता है, उनको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा जो होता है वह अस्थायी सदन है। ठीक है, क्या है? अस्थायी सदन है। इसको प्रधानमंत्री के सिफारिश पे राष्ट्रपति साहब जी क्या करते हैं? भंग कर सकते हैं। किसके सलाह पे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? लोकसभा को दोस्तों भंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई।
हाँ जी, क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा का निर्वाचन की बात कर लें तो लोकसभा का निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए, लोकसभा का निर्वाचन कौन करता है? हम ही आप तो करते हैं। लोकसभा का चुनाव वोट कौन देता है? हम आप देते हैं। कैसे देते हैं भाई? लोकसभा की इलेक्शन होता है, उसमें क्या करते हैं, हम जाकर के वोट देते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन की जो पद्धति होती है दोस्तों, वो किससे होती है? गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होती है। गुप्त मतदान प्रणाली। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इलेक्शन के समय क्या कहता है, प्राइमरी स्कूल में अक्सर क्या होता है कि एक बूथ बनता है। एक रूम में क्या कहता है, टेबल पे बैलेट बॉक्स रखा जाता है और वहाँ पे एक बैलेट पेपर होता है। दोस्तों, क्या करता है कि व्यक्ति यहाँ पे जाता है और बैलेट पेपर से क्या करता है, अपने प्रत्याशी को क्या करता है, मत देता है, और मत देने के बाद क्या करता है, उस बैलेट बॉक्स में डाल देता है। इसके चारों तरफ दोस्तों क्या किया जाता है, इसे छुपा के रखा जाता है। बस जो वोट देता है केवल उसी को पता होता है कि हमने किसको दिया है, और किसी को मालूम नहीं होता है। तो इसी पद्धति को कहा जाता है दोस्तों गुप्त मतदान प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है गुरु? गुप्त मतदान प्रणाली कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव भी कहा जाता है। जब जनता डायरेक्ट चुनाव करती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन। और एक होता है दोस्तों, क्या होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव। इसको बोलते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक किसी प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, और वो प्रतिनिधित्व जो होता है हमारे राजा को चुनता है, शासक को चुनता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव। ठीक है, तो हम लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं, और उस लोकसभा के सदस्य में से क्या होता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो जनता डायरेक्ट नहीं चुनती दोस्तों, जनता के प्रतिनिधित्व उनको क्या करते हैं, चुनते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, क्या लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा में कौन वोट दे सकता है, ये भी बात आती है कि लोकसभा में तो हम तो चुनते हैं, तो हमने तो कभी इलेक्शन वोट दिया नहीं। बोलेंगे सर जी हमने तो कभी दिया नहीं। तो ठीक है, तो बात करते हैं कि वोट कौन देता है। तो संविधान में लिखा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होगा, वोट होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग होगा। इसके मतलब कि संविधान में लिखा गया कि जो 18 साल हो गया वो क्या होगा, वयस्क हो गया। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप जाकर के अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, और फिर जाकर के आप वोट में चुनाव में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि पहले ये वोटिंग करने की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी। कितनी थी दोस्तों, 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1988 में जो हुआ था, उसके द्वारा आयु को घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया दोस्तों। कितना कर दिया, पहले था 21 साल था, लेकिन 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया, और ये कहा गया कि जो 18 साल का हो गया वह वयस्क हो गया, और वो क्या कर सकता है, चुनाव में वोट दे सकता है। तो हम आप भी जो 18 साल का हो गया वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, लोकसभा के सभी वोटें। ठीक है दोस्तों, अब बात चलिए आगे चलते हैं कि अलग अलग जो इसमें होता क्या है चुनाव में, कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र होता है, और उस निर्वाचन क्षेत्र से अलग अलग क्या करते हैं, प्रत्याशी खड़े होते हैं। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही क्या करता है, प्रत्याशी का विजयी होता है। ठीक है दोस्तों, एक प्रत्याशी विजयी होता है। वह विजयी किस आधार पर होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो प्रत्याशी क्या होगा, जीत जाएगा। इसी प्रणाली को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, जो हम बात करेंगे आगे। क्या कहा है दोस्तों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या कहा है दोस्तों, फर्स्ट दोस्तों क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा, फर्स्ट
पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है कि जो प्रत्याशी को अधिक वोट मिला वो क्या हो गया, जीत गया। तो इसको कहा था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ये भी बात कर लेते हैं, हमने तो चुनाव तो करा दिया, लेकिन चुनाव में कौन उठेगा? हम ये तो जान गए कि चुनाव कैसे होता है, लेकिन चुनाव में जो जो वोट देगा वो कौन होगा, प्रत्याशी कौन खड़ा होगा? क्या हम भी, आप भी खड़े हो सकते हैं? तो जी हाँ, खड़े हो सकते हैं। अगर ये 4-5 चीज़ें अगर फॉलो होती हैं हमारे में तो हम भी खड़े हो सकते हैं। पहला क्या चीज़ है कि हम भारत के नागरिक होने चाहिए। तो हम तो भारत के नागरिक हैं भाई, तो हम लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला तो कंप्लीट हुआ। दूसरा बात करते हैं कि आयु जो होगी वो 25 वर्ष या उससे अधिक होगी। तो 25 वर्ष या उससे जिसकी अधिक होगी वह क्या कर सकता है, लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तीसरी बात होनी चाहिए कि किसी भी सरकारी पद पर ना हो, मतलब किसी सरकारी सर्विस में ना हो, उसका लाभ का न ले रहा हो। अगर लोकसभा चुनाव लड़ना हो तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, चलिए, ये भी बात हो गई। बात करते हैं कि पागल व दिवालिया ना हो। अगर इतने चीज़ें आप में नहीं हैं या हैं तो ये हैं और ये नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो हमने बताया था कि लोकसभा एक स्थायी सदन है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल होता है, अगर भंग नहीं होता है तो 5 साल के बाद फिर क्या होता है, फिर से चुनाव होता है, मतलब 5 साल इनका कार्यकाल होता है। चलिए, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं लोकसभा का अधिवेशन, मतलब कि लोकसभा की जो बैठकें साल में कितनी होती हैं, 2 बैठकें होती हैं। और 2 बैठकों के बीच का जो अंतराल जो होता है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह के बीच में अधिक, दोनों बैठक के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए बस। ठीक है, पहली बैठक जो होती है दोस्तों वो होती है लोकसभा के चुनाव के बाद तुरंत पहली बैठक होती है, उसके 6 महीने बाद क्या होती है, दूसरी बैठक होती है। ठीक है, साल में 2 बैठकें होती हैं। बात करते हैं कि जो बैठक होती हैं तो बैठक के लिए एक वर्ड आता है कोरम। कोरम का मतलब होता है किसी क्लास में अगर मान लीजिए कि एक लोकसभा में 100 सदस्य हैं, लोकसभा मान लेते हैं कि 100 सदस्य हैं, तो कोरम क्या होता है कि 100 सदस्य तो टोटल हम निर्वाचन हो गए, लेकिन बैठक कब होगी, जब इसका 1/10 सदस्य अगर लोकसभा में होंगे। ठीक है, 1/10 सदस्य क्या होंगे लोकसभा में, इसके मतलब कि 10 सदस्य अगर 100 में से 10 सदस्य लोकसभा में होंगे तो उसकी बैठक होगी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, कोरम। ठीक है, तो वो कितना होता है, 1/10 होता है। सदस्यों का क्या होता है, 1/10 अगर होता है आप तो लोकसभा का बैठक होगा। चलिए, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि लोकसभा में क्या ST SC को भी आरक्षण प्राप्त है। तो जी हाँ, लोकसभा में SC ST को भी सीटों पर आरक्षण प्राप्त है। वो बताता है अनुच्छेद 330 में लिखा है कि लोकसभा के ST और SC को आरक्षण प्राप्त है। जब जो कि हमने उदाहरण के तौर पर बताया कि आपको उत्तर प्रदेश में कितना है, 18 सीट क्या है, सुरक्षित है, मतलब कि आरक्षित है। ठीक है, लेकिन ये जो नियम आया था आरक्षण की बात, वह 1960 में आया था और ये 10 वर्षों के लिए केवल था। ठीक है दोस्तों, 10 वर्षों के लिए था, लेकिन ये 10 वर्षों फिर बढ़ता गया। ऐसे 10 वर्ष करते हुए क्या तो बढ़ता चला गया। और बाद में 95 संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कितना, 95 संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले केवल 10 वर्षों के लिए था, लेकिन 10 वर्ष कंप्लीट हुआ तो फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ गया, फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ गया। तो ऐसे क्या हुआ कि फिर 95 संवैधानिक संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि इसे 2020 तक क्या किया जाए, स्थगित कर दिया, मतलब 2020 तक ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लोकसभा में सीट जो होते हैं उनका बंटवारा कितना है। मतलब कि जो राज्य जो हैं वह, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीट है दोस्तों
वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 80 लोकसभा की सीट है, ठीक है। लेकिन और कहीं हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है लोकसभा की सीट, ठीक है। हमने पढ़ा था राज्यसभा की सीट 31 है, वो भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो और जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पे सदस्यों की संख्या क्या है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या वहाँ पे क्या है, कम है। तो लोकसभा की जो सीटें हैं जो स्टेट से, वो क्या है, जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं कि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे लोकसभा की सीटें अधिक हैं, और जहाँ पे कम है वहाँ पे लोकसभा की सीटें अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ पे सीटों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों विश्व की जनसंख्या के चौथे स्थान पर आता है। हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1971 की बात आती है, 1971 की। तो 1900 ये जो सीटों का बंटवारा हुआ था, ठीक है दोस्तों, वह 1971 के जनगणना के आधार पर हुआ था। किसके, 1971 के जनगणना के आधार पर। और एक 84वें 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे 2026 तक ज्यों का त्यों रहने दिया गया कि जो मतलब कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक चुनाव होगा, ठीक है। जो 2011 का जनगणना आएगा, 2022 की जो जनगणना उसके आधार पर क्या होगा, 2026 का फिर सीटों का बंटवारा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमने कहा था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बात किया था हमने पीछे, हमें बात किया था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है जो लोकसभा में यूज होता है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें क्या होता है, हमने बताया था कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, मतलब कि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से क्या होते हैं, एक प्रत्याशी चुने जाते हैं, ठीक है। प्रत्याशी कई खड़े होते हैं, लेकिन उसमें से केवल दोस्तों एक का ही क्या होता है, चुनाव किया जाता है, एक का ही क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। और इस सिस्टम में होता क्या है कि जिसे सबसे अधिक क्या हो वोट प्राप्त हुए वो क्या होगा, विजयी घोषित कर लिया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और है, आगे बात करते हैं कि लोकसभा की एक शक्तियाँ के बारे में बात कर लें। तो लोकसभा की शक्तियाँ कौन कौन सी, तो विधायी शक्ति है, नियम कानून बना सकता है, संविधान संशोधन शक्ति है, मतलब कि संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो राज्यसभा में भी जाता है, लोकसभा में होता है, ठीक है। धन विधेयक शक्ति, दोस्तों ये जो है धन विधेयक शक्ति में विशेषाधिकार प्राप्त है लोकसभा को, जबकि राज्यसभा को ऐसा नहीं है। जो क्योंकि राज्यसभा में तो जाता है, लेकिन धन विधेयक जो होता है पहले वह कहाँ लाया जाता है, पेश किया जाता है लोकसभा से, और लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर अपनी जवाब देकर फिर लोकसभा को नहीं देगी तो वह स्वतः ही क्या होता है, लागू माना जाता है लोकसभा में, ठीक है। तो इस पे लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है, और सब शक्तियां जो है राज्यसभा के समान ही लोकसभा को, ठीक है दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा का जो राज्यसभा में जो सभापति जी होते हैं उनका क्या होता है, चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या होती है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा क्या होती है दोस्तों, नियुक्ति होती है, ठीक है दोस्तों। जो लोकसभा मंत्रिपरिषद जो होते हैं दोस्तों, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संयुक्त रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, किसके, लोकसभा के प्रति, ठीक है। ये भी एक विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है दोस्तों, ये भी शक्ति प्राप्त है। दूसरी बात आती है कि कोई सांसद, अगर कोई कोई अगर सांसद 60 दिनों तक अगर संसद के किसी भी बैठक में अगर भाग नहीं लेता है तो वह क्या होगा, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है दोस्तों, उसकी सदस्यता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अगर कोई भी सांसद है अगर 60 दिनों तक अगर बैठक में नहीं आता है तो उसकी सदस्यता क्या होती है दोस्तों, समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी शक्तियाँ। अब बात कर लेते हैं कुछ
दो चार पॉइंट नोट्स हैं दोस्तों जो हमें जान लेना चाहिए। वो क्या है इससे संबंधित कि लोकसभा में जब आपातकाल आता है दोस्तों, आपातकाल हम आगे पढ़ेंगे कि इमरजेंसी क्या होता है, आपातकाल क्या होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना जानिए कि अगर आपातकाल आता है तो लोकसभा की जो कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्या दोस्तों, एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के समय। ठीक है दोस्तों, और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है दोस्तों तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे क्या करना होता है, चुनाव कराना होता है। ठीक है दोस्तों, 6 महीने के अंदर उसे क्या करता है, चुनाव कराना होता है। ठीक है, और ये जो हुआ था दोस्तों पहली बार जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था वह 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा लोकसभा का कंप्लीट टॉपिक। इसमें दोस्तों अभी कुछ नहीं बचा है, लोकसभा का ये पूरा कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ का, राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे जो अगला सेशन आएगा। ठीक है दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अब पॉलिटी बाय विशाल नाम है दोस्तों। जो भी हम यहाँ पे अभी आपको पढ़ाए हैं ये सारी की सारी PDF हम अपने टेलीग्राम पॉलिटी बाय विशाल पे डाल देते हैं। अगर दोस्तों आपको PDF के फॉर्म में इसे लेना होगा तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।